हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में हमने अभी तक जो है काफ़ी थ्योरी की क्लासेज भी 3-4 क्लासेज ली है। इसके अलावा मॉडल पेपर सबसे पहले हमने स्टार्ट किए थे। काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों का फीडबैक भी बहुत अच्छा है कि सर जो आपका एफर्ट्स है वो है बहुत अच्छा है। लाइब्रेरी सेक्टर के हिसाब से आप जो है इस तरह का कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं, वो हमारे को पेड कोर्स में भी नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। और मेरी कोशिश भी यही है कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है अवेलेबल करवा पाऊँ, है ना साथियों। यही मेरा उद्देश्य है। और साथियों, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, थ्योरी क्लासेज हमारी लगातार चल रही है। आज हम जो है आपके लिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में लेके आए हैं, जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं। तो आज की क्लास एक विशेष क्लास होगी और सिर्फ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में ही आज की क्लास है। जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये एक इंट्रोडक्शन हो गया कि हमारी क्लास जो है पर्टिकुलर किसी ओनली एक कंपटीशन की तैयारी के लिए नहीं है, बाकी आपके नेट द्वारा सेट, किसी भी ऑल ओवर इंडिया सभी राज्यों के लिए सेट और अन्य अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे KVS, NVS या कोई भी लोकल स्टेट RPSC या जो भी UPPSC है ना, जो भी उत्तराखंड MP PSC, केरला, तमिलनाडु, जो भी स्टेट्स में जो भी लाइब्रेरी साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सब के लिए, और न केवल एक छोटी पोस्ट के लिए बट कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर तक के लेवल के हिसाब से जो है हम आपके लिए क्लास है लेके आ रहे हैं साथियों, ना। तो आज गर्मी थोड़ी तेज़ है, इसलिए पसीने में ही आपको पसीना बहाते हुए हमने जो कंटेंट तैयार किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है। आप एक बार क्लास को पूरी ज़रूर देखना, है ना। और जहाँ तक है मेरा मानना है कि अगर आपने एक बार पूरी क्लास देख ली तो आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि आप भविष्य में कभी मेरी क्लास को मिस नहीं करोगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कनेक्ट के लिए यहाँ पे मेरे जो भी है व्हाट्सएप, है ना, टेलीग्राम चैनल, इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, ये सारी चीज़ें आ गई। तो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है इसके बारे में है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में साथियों। तो देखो, ये हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है कहाँ पे है, कोलकाता में, है ना। तो ये इसकी फ़ोटो है। मैं फ़ोटो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि एक बार आपके जो अपन जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में एक थोड़ी सी इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो जानी चाहिए। जैसे आपके माइंड में एक इमेज आएगी, हाँ हमारी नेशनल लाइब्रेरी इतनी अच्छी है, ये है, तो उसके बारे में क्या है, दिमाग में एक छायाचित्र हो जाता है। तो आपका दिमाग जो है 100% अब यहीं पे रहेगा, है ना। और इससे आपको भविष्य में याद रखने की कैपेसिटी है, जो मैं भी बताऊँगा, उसमें थोड़ी आसानी रहेगी, है ना साथियों। तो अब इसी क्रम में सबसे पहला जो टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करेंगे साथियों। तो सबसे पहले देखो, राष्ट्रीय पुस्तकालय हमारी जो नेशनल लाइब्रेरी भारत की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के 4 अग्रणी निर्दिष्ट पुस्तकालयों में से एक है। यानी कि जो भारत के 4 निर्दिष्ट अग्रणी पुस्तकालय है ना, अग्रणी निर्दिष्ट पुस्तकालय यानी सबसे आगामी स्तर के जो पुस्तकालय भारत के 4, उनमें से एक कौन सा है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो पुस्तक और समाचार पत्र वितरण सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 के तहत देश में कहीं भी प्रकाशित हो रही हर प्रकाशन की एक प्रति प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। कौन सा लाइब्रेरी अधिकृत है, तो साथ ही नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। देश के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार की कोई भी बुक पब्लिश होती है, कोई भी प्रकाशन होता है, तो उसकी एक प्रति किसको, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को जो है प्राप्त करने का अधिकार है। अगर कोई पुस्तक नहीं भिजवाता तो उसके लिए पेनल्टियाँ भी है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी ये एक एक्ट है, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की भी प्रक्रिया है। आगे बात करते हैं साथियों, राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में प्रकाशित पठन सामग्री अथवा किसी भी भाषा में, है ना, कोई सी भाषा हो, किसी में किसी के भी द्वारा कहीं भी मुद्रित, किसी भी विदेशी द्वारा, है ना, अगर कोई विदेशी है और भारत से संबंधित कोई पुस्तक लिख रहा है तो उसके संबंध में भी भारत संबंधित लिखित पुस्तक को भी मुद्रित सामग्रियों का एक स्थायी भंडार है। क्या है, स्थायी भंडार है। आगे देखो, राष्ट्रीय पुस्तकालय की उत्पत्ति की जड़ें पूर्व कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से जुड़ी हुई है
जिसकी स्थापना कब हुई थी? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी 19वीं शताब्दी के प्राथमिक जो था उस समय इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय पुस्तकालय की। आगे देखो, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना काफी हद तक इंग्लिश में के संपादक J.H. स्टोलकर, यह जो है क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में इंडिया की जो स्थापना करने में प्रमुख योगदान किसका है? तो किसका है साथियों? तो आपको स्पष्ट लग रहा है यहाँ पे किसका है? J.H. स्टोलकर का। इनका जो है सबसे प्रमुख योगदान है, सबसे पहले योगदान किसका है? तो J.H. स्टोलकर का है, जो क्या थे? इंग्लिश में जो समाचार पत्र था, इंग्लिश में नामक समाचार पत्र है, उसके क्या थे? ये एडिटर थे। उसके क्या थे? संपादक। इंग्लिश मैन है ना, ये आपको ध्यान रखना। इंग्लिश मैन आपको ध्यान में रखना चाहती हूँ, इंग्लिश मैन है ना, इसको नोट डाउन कर लेना, इंग्लिश मैन के। अब हो सकता है आगामी एग्जाम में आपको ये पूछे कि सर्वाधिक योगदान किसका, और ये पूछ ले कि यह जो J.H. स्टोलकर करते हैं, इनका कौन सी पत्रिका के या समाचार पत्र के ये संपादक थे। तो आपको क्या करना है? इंग्लिश में। इस तरीके से क्या है, हमारे दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। सर्वाधिक योगदान इनका है और कौन सी पत्रिका के ये संपादक है? तो इंग्लिश में पत्रिका के ये है संपादक है। इसके बाद में आगे बात करें तो जिसको नेशनल लाइब्रेरी को, है ना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को, जिसको 21 मार्च 1936 को, तो ये भी सबसे प्रमुख है। ये डेट डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, है ना, किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि कितनी तारीख को जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, क्योंकि ये उस समय कोलकाता में स्थापित थी, इसलिए कोलकाता की जैसे था। तो कहाँ पे और कब? तो कोलकाता में कब? 21 मार्च 1936 को ओपन हुई थी और डॉक्टर एफ.बी. स्ट्रॉन्ग के, इसके एफ.बी. स्ट्रॉन्ग सिविल सर्जन, ये एफ.बी. स्ट्रॉन्ग क्या थे उस समय? सिविल सर्जन के आवास में भूतल पर, है ना, भूतल पर खोला गया था। तो किसके भूतल पर खोला गया था? किसके आवास पे खोला गया था? तो ये एक सिविल सर्जन थे, एफ.बी. स्ट्रॉन्ग। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको क्या है एग्जाम में दे देगा कि सर्वाधिक योगदान किसका है, जिसमें एफ.बी. स्ट्रॉन्ग भी होगा और J.H. स्टोलकर भी होगा। तो आपको सही उत्तर क्या करना है? सर्वाधिक योगदान इनका करना है और इनके जो है आवाज से इसकी स्थापना होती है। दोनों तरफ से आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। आपको मैंने बता दिया इसका सही आंसर है क्या होगा। आगे देखो, यह कौन? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1844 में लॉर्ड मेटकॉफ, यानी उस समय जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, कौन? लॉर्ड मेटकॉफ के सम्मान में बनाए गए विशाल इमारत में स्थानांतरित हो गई। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लॉर्ड मेटकॉफ जो भवन, इस भवन का भी क्या नाम था? लॉर्ड मेटकॉफ भवन के नाम से ही उनकी याद में, उनके सम्मान में एक बिल्डिंग बनाई गई थी। तो उस बिल्डिंग में क्या किया? नेशनल लाइब्रेरी को 1844 में क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया। तो ये भी पूछा जाता है कि कब स्थानांतरित किया लॉर्ड मेटकॉफ भवन। डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि मेटकॉफ भवन में, तो 1844 में, और कब? तो 1844 में, और किसमें? तो मेटकॉफ में, है ना। दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें, देखो आगे साथियों, लॉर्ड कर्जन। अब किसका योगदान आ रहा है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने पहली बार जनता के उपयोग के लिए, इसको है ना, उस समय क्या है, ये पर्टिकुलर किसी व्यक्तिगत रूप से ये रह रही थी, है ना, प्राइवेट रूप से, ये पब्लिक रूप से नहीं हुई थी। पब्लिक रूप से इसको बाद में हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखो, पहली बार जनता के लिए उपयोग के लिए एक पुस्तकालय खोलने के विचार की कल्पना की थी। किसने करी थी? सबसे पहले कल्पना किसने करी कि जनता के लिए एक पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए। यह जो है किसने करी थी? लॉर्ड कर्जन ने, है ना, जनता के उपयोग के लिए पुस्तकालय खोलने के विचार की कल्पना की थी। उनका ध्यान दो समृद्ध पुस्तकालयों पर गया। फलस्वरूप 1891 में सचिवालय पुस्तकालय और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को सम्मिलित करके इंपीरियल लाइब्रेरी का जो है गठन किया गया था, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है।